नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 113, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जो लास्ट सेमेस्टर क्वेश्चन था लगभग उसी थीम पे, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और पहले भी इस थीम पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म दिए गए सैटेलाइट में और कुछ सेंसर का नाम दिया गया है, जैसे मोडिस हो गया, ठीक है, और आपका जो है वीआईआरएस हो गया। ये सारे प्लेटफॉर्म पे हमने भी डाटा डाउनलोड किया है। एमएसआई हो गया, एक्वा हो गया, नोवा हो गया। पहले इनको ना डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग हिचकते हैं कि बहुत टेक्निकल टर्म्स पूछेगा, पर मैं आपको बता दूं पिछले सेमेस्टर में भी सेम ही क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन नंबर 113 है, पिछले सेमेस्टर में भी डिट्टो सेम थीम लाइन पे क्वेश्चन आया था, और कुछ तो इसमें कॉमन है। तो इसीलिए जो इस तरह के टॉपिक है, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग हुआ, डायनेमिक्स हुई, इनसे काफी रिपीटेशन आपको एग्जाम में एक्सपेक्ट रहता है और होता भी है, क्योंकि इसमें बहुत नई वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, आप ये कह लो कि सेटेलाइट दिए हुए हैं, और राइट में दिए हुए हैं कुछ सेंसर्स जो उसमें ऑन बोर्ड होते हैं। तो पहले हम डिटेलिंग कर लेते हैं, हम क्वेश्चन पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये मोडिस क्या है। जो राइट हैंड साइड पे ना आपको लिखा जा रहा है, तो मोडिस मोडिस बेसिकली क्या है कि एक आपका ये कह लीजिए कि एक सेटेलाइट नहीं है, सेंसर है या इंस्ट्रूमेंट है जो ऑन बोर्ड होता है किसी सेटेलाइट के ऊपर, राइट। और फुल फॉर्म रहता है इसका मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। इस पे हमने भी काफी डाटा डाउनलोड किया है, क्योंकि ये फायर काउंट का बड़ा एक्यूरेट डाटा देता है, ठीक है। वो इस पे जो भी लोग फायर काउंट पे पीएचडी करते हैं, पोल्यूशन पे पीएचडी करते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, मोडिस, आप गूगल करेंगे बहुत अच्छा डाटा इसका मिलेगा आपको नासा की साइट पे, और अदर वेबसाइट बहुत सारी। मोडिस की खुद का जो डाटा आपका आता है। तो मोडिस इज बेसिकली मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। पॉइंट टू बी नोटेड, मोडिस कोई सैटेलाइट नहीं है, इट्स अ सेंसर, एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड इट इज अ लार्ज इमेजिंग रेडियोमीटर डिजाइन टू ऑब्जर्व अर्थ इन मेनी वेवलेंथ फ्रॉम विजिबल लाइट टू थर्मल इंफ्रारेड। पूरी रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा को कन्वर्ट ये जो है कवर करता है, ठीक है। मोडिस के बारे में जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आजकल हाईलाइट में जो भी आप डाटा देखते हो कि जी हेज बन रही है, एयर क्वालिटी खराब हो गई, ये सब बहुत सारा काम मोडिस के हाथ में रहता है, ठीक है। क्योंकि फायर काउंट्स तो वही बताते हैं ना, जो पराली जल गई आपकी कितनी जल गई। तो सेकेंड इज वेयर मोडिस इज लोकेटेड। तो देर आर टू मोडिस इंस्ट्रूमेंट, वन इज नासा जिसको टेरा सैटेलाइट बोलते हैं, और दूसरी है एक्वा। ये दो सैटेलाइट है, टेरा एंड एक्वा, जहां पे मोडिस ऑन बोर्ड लगा हुआ है जो ऑब्जर्वेशन देता है। और ये जो टेरा और एक्वा है, इनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं, और ये अलग अलग रेजोल्यूशंस की इमेज आपको प्रोवाइड करते हैं। टुगेदर दे व्यू द एंटायर अर्थ एवरी 1 to 2 days, गिविंग नियर ग्लोबल कवरेज वेरी फ्रीक्वेंटली। अब देख लो पूरी अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। कहीं भी कोई फॉरेस्ट फायर हो रही है, कहीं भी कोई लैंडफिल फायर हो रही है, उसको कैप्चर करने से नहीं चूक रहे। 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर के ग्रिड मैप को भी ये कवर करते हैं, अगर आप देखेंगे अच्छे पेपर्स, ठीक है, वहां आपको ये डाटा मिलेगा। मोडिस एक्चुअली मेजर क्या करता है, अब आप कहेंगे जी ये आपने बता तो दिया, सेटेलाइट होता है ऐसा एक कि जो फायर्स को कैच करता है, जो बड़ी फायर्स होती है, जैसे किसी लैंडफिल पे लग गई, मान लीजिए भल्लसवा लैंडफिल है दिल्ली में, देवनार लैंडफिल है आपका मुंबई में, वहां लग गई, या और कोई लैंडफिल है, या कोई बड़ी फॉरेस्ट फायर हो गई, तो तुरंत उसको मोडिस कैच कर लेगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रखी है। और यही इसका काम है कि मॉडरेट रेजोल्यूशन रहे, और स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इसमें लगा होता है विच बेसिकली कैचेस दोज फ्रीक्वेंसी। अब मोडिस करता क्या है, मोडिस बेसिकली रिकॉर्ड डाटा ऑफ 36 स्पेक्ट्रल बैंड, 36 वेवलेंथ में ये डाटा को रिकॉर्ड करता है, अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड में, विद स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ 250 मीटर, 500 मीटर एंड 11। देखो कितना प्रिसाइज है, 250 इंटू 250 मीटर का भी ग्रिड अगर आप लेंगे, लेट मी टेल यू, ग्रिड इस तरह का होता है, ठीक है। जब आप बनाते हैं तो अगर 250 इंटू 250 मीटर का भी ग्रिड मैप आप बनाएंगे, तो भैया आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन ये इमेजरी देगा मोडी। सोचो 250 मीटर दोस्त कुछ नहीं होता एक सैटेलाइट के लिए, ठीक है ना। जब आप बात करते हैं 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री का मैप, तो एक बार क्वेश्चन भी आया था कि ग्रिड मैप पे 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितना होता है, 110 किलोमीटर इंटू 110 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। प्रिसाइजली हम 100 इंटू 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 250, 500 और 1 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे ये हमें इमेज देता है। वो मेरी मर्जी है मैं कौन सी यूज करना चाहता हूँ, जितना प्रिसाइज मुझे देखना है, ठीक है। जैसे मैप्स आते हैं ना आपके, टाइम सीरीज मैप्स आते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे।
आईगोर प्रो में भी आते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी आते हैं, बहुत सारी जगहों पे आते हैं, प्रिसाइज मैप आते हैं 1 मिनट के, 5 मिनट के, 30 मिनट के, 1 घंटे के, 1 दिन के। तो वो टाइम सीरीज मैप्स होते हैं, ठीक है। तो वो इससे क्रिएट हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितनी इमेजरी चाहिए और रेजोल्यूशन कैसा चाहिए। क्या मैं बहुत क्लोज देखना चाह रहा हूँ, 250 इंटू 250 मीटर का ग्रिड लेना चाह रहा हूँ, क्या थोड़ा सा कम चलेगा 500 मीटर इंटू 500 मीटर, क्या उससे भी कम चलेगा 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। तो डिपेंड्स अपॉन दैट कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दीज डाटा आर यूज टू मॉनिटर द थिंग्स लाइक क्लाउड, एरोजोल, लैंड कवर, वेजिटेशन, हेल्थ, ओशियन कलर, स्नो, आइस, फायर, सरफेस टेम्परेचर विच आर एसेंशियल फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। अब बताओ क्या तो इसने क्राइटेरिया छोड़ दिया। क्लाउड को ये देख रहा है, एरोसोल को ये देख रहा है, लैंड कवर को ये देख रहा है, वेजिटेशन और हेल्थ वेजिटेशन को ये देख रहा है जो लैंड पे है, ओशियन कलर को ये देख रहा है, स्नो कलर को ये देख रहा है, आइस को ये देख रहा है, फायर, सरफेस टेम्परेचर तक को ये ऑब्जर्व कर रहा है, कितना सरफेस टेम्परेचर है। मतलब आप कैलकुलेशन करके ये बता सकते हो कि दिल्ली के किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कितना है विद द हेल्प ऑफ मोटिस। इतना ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो एक तो बात ध्यान रखें कि एक्वा जो टेरा है वो मोडिस के साथ कनेक्टेड है, और मॉडरेट इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर इसका फुल फॉर्म होता है। मॉडरेट रेजोल्यूशन जो आप कहेंगे, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, क्योंकि ठीक ठाक रेजोल्यूशन हम मान दें। आगे चलते हैं, दूसरा है एमएसआई। एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट। मल्टी स्पेक्ट्रल कहने का मतलब है कि आप एक से ज्यादा बैंड आपको ऑब्टेन हो रहे हैं इंफॉर्मेशन के, और आपके पास जो है वेवलेंथ भी एक से ज्यादा है। It is satellite sensor designed to capture image of Earth surface in multiple spectral bands across the visible में मिलेगा, near infrared में मिलेगा, short wave infrared में मिलेगा, हर जगह लेगा regions of the electromagnetic spectrum। तो जो मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, जो मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी अलग अलग वेवलेंथ में इमेजरी आपकी ले रहा है, राइट। And the most well-known example of multispectral instrument is onboard Sentinel-2। ये यूरोप स्पेस एजेंसी ईसा का एक सैटेलाइट है Sentinel-2, और ये फायर काउंट को बड़ा जबरदस्त कैप्चर करता है, राइट। आई स्टिल रिमेम्बर जब Sentinel-2 आपका लॉन्च हुआ था तो वी वर इन यूएस, और वहां पे एक लैब ने बड़ा अच्छा पोस्टर Sentinel-2 का लगाया था। दे वर कलेक्टिंग द डाटा ऑफ फॉरेस्ट फायर, इस तरह का कुछ काम वो लोग कर रहे थे, और बड़े बड़े कैंपेन वहां पे ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर आप देखेंगे ना सेंटिनल के कितने सारे सीरीज है, उनका एक पेक्यूलियर ये है। और गोडराड जो स्पेस सेंटर है नासा का, वहां से काफी कुछ डाटा इसका मॉनिटर होता है। आई विजिटेड दैट लैब आल्सो, ये मुझे कोई कहीं ना कहीं याद आ रहा है। तो सेंटिनल का जो डाटा है वो बड़ा प्रिसाइज है, और इसमें डिबेट है। डिबेट क्या है कि जब आप कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो लोग कहते हैं पुराने वाले का प्रिसाइज था, आपका तो ऐसे ही है। तो फिर आपको आर्गुमेंट देके प्रूव करना पड़ता है, और इसीलिए सैटेलाइट को जगह जगह लेके जाते हैं अपने रिसर्च को, डाटा को। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा इनका है, तो यूएस वाले क्यों मानेंगे भाई, वो कहेंगे जी हमारा प्रिसाइज है, ठीक है। ये भी तो लड़ाई है ना, हर कोई अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन को परफेक्ट बताता है, दूसरे की नहीं सुनता। Sentinel-2, ठीक है, जो Sentinel-2 है ना, जो मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट है Sentinel-2, where MSI is mentioned in remote sensing usually refers to a multi-spectral instrument on Sentinel-2A and 2B, जो इसके वर्जन्स हैं Sentinel के 2A और 2B, उनमें लगा हुआ है। इसके बाद आता है एस्टर। एस्टर क्या है? एस्टर पहले भी पूछा जा चुका है। एस्टर इज बेसिकली एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। ये पहले भी पूछा जा चुका है एस्टर, एक बार, एक क्या दो बार पूछा जा चुका है एस्टर पहले भी, कि एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्टर रेडियोमीटर होता है। इट इज अ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर ऑन बोर्ड टेरा, ठीक है ना। तो टेरा सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा इन कॉपरेशन विथ मेती, जापान की है, जो मेट्रोलॉजिकल एंड इसको क्या कहते हैं आप, मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है मेती, वो जापान की है, ठीक है। जो मेट डिपार्टमेंट है आपका, वो ये जापान वालों का है, जो मेती है ना, इन्होंने ज्वाइंटली बेसिकली ये लॉन्च किया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मैं भूल गया था, ये मेती जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री है वो स्पॉन्सर करती है इनको, जितने भी ये स्पेस एंड लॉन्च मिशन होते हैं जापान के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ इन्होंने ज्वाइंटली ये नासा ने डील करके ये लॉन्च किया था, इसको ध्यान रखना है एक तो आपको। उसके बाद एस्टर का ओरिजिन क्यों हुआ था, जो एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर था।
एस्टर इज डिजाइन टू कलेक्ट द हाई रेजोल्यूशन डाटा फॉर अर्थ सरफेस, विजिबल, इंफ्रारेड और आपका जो विजिबल, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, SWIR एंड थर्मल इंफ्रारेड। देखो मीनिंग यहाँ पे आ गए हैं सारे जो वहां आपको दिख रहे थे। तो ये ध्यान रखना है एस्टर क्या होता है, कि एस्टर का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन रिफ्लेक्टर रेडियोमीटर। फिर आती बारी आए VIRS की। VIRS एक तरह का टूल है। तो VIRS, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट, ये एक पैकेज होता है एक तरह का ना, जिसमें आपको अलग अलग रेजोल्यूशन के इमेज मिलते हैं। आप क्या यूज करना चाहते हो क्या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो इट इज अ मल्टी स्पेक्ट्रल पैसिव इमेजिंग सेंसर डिजाइन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन दैट कलेक्ट्स डाटा इन द विजिबल, नियर इंफ्रारेड एंड थर्मल इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब VIRS जो है, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर, ठीक है, तो ये देखा जाए तो मोडिस का एक सक्सेसर है, उसी का एक प्रोडक्ट है। तो VIRS इज सक्सेसर टू द AVHHR एंड MODIS सेंसर एंड यूज्ड इन मेनली इन एनवायरमेंटल, मेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग। यहाँ पे यूज किया जाता है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि है क्या। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है सैटेलाइट कैरिंग VIRS। VIRS जो आपका विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट है, इसका 250 मीटर का एक आता है, ठीक है, जो हमें 50 मीटर का भी रेजोल्यूशन इसका है। तो सैटेलाइट कैरिंग VIRS, तो ये जो आपकी सुओमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप, सुओमी NPP 2011, इसमें है नोवा, ठीक है, नोवा के पास भी ये है। ये आप ध्यान रखिएगा कि नोवा भी इसको यूज करता है, नोवा 21, ठीक है, ये इसको यूज करते हैं दोनों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नोवा आपको पता ही होगा, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, US का है नोवा जो एजेंसी है, ये ध्यान रखना, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ वैसे। तो AVHR स्टैंड्स फॉर एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर, ये भी पूछा गया पहले, AVHRR, ये दोनों पूछे गए हैं। एस्टर और AVHHR पहले पूछे गए, मैं आपको बता दूं, मुझे याद है क्वेश्चन आया हुआ है, वो PYQ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ईयर एग्जैक्टली नहीं मुझे याद आ रहा, बट हाँ ये क्वेश्चन था पहले भी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर एंड इट इज अ पैसिव मल्टीपल इमेज सेंसर डिजाइन प्राइमरली फॉर वेदर ऑब्जर्वेशन। कहाँ इसका एप्लीकेशन है, वेदर ऑब्जर्वेशन में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, अर्थ सरफेस स्टडीज में। AVHR इज नोन एज लॉन्ग टर्म ग्लोबल डाटा रिकॉर्ड, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन स्टडी। तो जितने भी लोग क्लाइमेट और वेजिटेशन स्टडीज करते हैं, वो एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर AVHR का डाटा जरूर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉडलिंग में जो इन्होंने करी है, या जो ग्रिड मैप वगैरह बनाते हैं। अब क्या है कि कौन कौन से सैटेलाइट AVHR यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। तो सैटेलाइट कैरिंग AVHR, उसमें नोवा आ गया आपका, जो मैंने बताया आपको कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, US का जो है। तो नोवा के सैटेलाइट आ गया, इंक्लूडिंग वर्जन नोवा 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19। सन सिंक्रोनस, ये आपको पता ही है कि जिसका टाइम पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन सेम दैट ऑफ द दिस थिंग, उसको हम सन सिंक्रोनस कहते हैं, उसी डायरेक्शन में होगा। और जियो सिंक्रोनस जो अर्थ के सिमिलर होता है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिट 830 किलोमीटर। तो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोवा का फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको ना इसमें ये नहीं है कि बहुत हार्डकोर सीखे आप। अब जैसे यहाँ पे है, अब आपको ये आसानी से आप इसको मिला सकते हैं कि जो एक्वा है, अब सबको पता चल गया भाई, एक्वा तो और टेरा तो मोडिस से कनेक्टेड है। तो एक्वा इज अ नासा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कैरीज मोडिस सेंसर, राइट। सो एक्वा गोज टू मोडिस, गोज टू 2। दूसरा है नोवा, जो मेंशन था क्वेश्चन में, नोवा है ना, जो मैंने बताया आपको कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, US की जो एजेंसी है, स्पेस से रिलेटेड है। पोलर ऑर्बिटिंग एंड ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, नोवा कॉमनली कैरीज द VIRS एंड अर्ली AVHR इमेजिंग रेडियोमीटर। सो ये दोनों के साथ जाएगा। सेंटिनल 2 की जब बात करें, 2C, तो सेंटिनल 2 सैटेलाइट कैरी MSI, मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट ऑन देयर ऑप्टिकल सेंसर। और तीसरा टेरा आपका आ गया। तो टेरा जो है अनदर नासा सैटेलाइट कैरिंग सेवरल इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद बहुत सारे होते हैं, एस्टर, मोडिस। सो टेरा, एस्टर, मोडिस, ये दोनों होंगे। तो यही चीजें वहां पे मेंशन की गई थी, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। जब आपको सैटेलाइट के बारे में जानकारी होगी तो ये मिलाना तो बड़ा आसान है। तो कहने का मतलब ये जो वर्डिंग्स हैं, इनकी आपको थोड़ा नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप ये मिला पाओगे। कहीं आप सोचो कि ऐसी हो जाएगा ये। तो एक्वा का तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि भाई एक्वा तो स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू मोडिस, एक्वा एंड टेरा बिलोंग्स टू मोडिस, A2। तो जैसे ही आपने पहला ऑप्शन मिलाया, ऑप्शन काट लिया करो, आसानी हो जाती है। मैंने भी ये टेक्निक अपने टाइम पे बहुत यूज की है, बनाए वैसे MSc स्टूडेंट एंड वर गिविंग एंट्रेंसेस। तो A2 में 100% श्योर हूं तो ये कट गए, और 100% श्योर हो तभी बोलना।
अब आते हैं जी बाकी पे, अब 2 ऑप्शन बचे हैं। डी तो 3 है, तो डी को तो मुझे मिलाना नहीं, डी को आप इग्नोर कर दो, ठीक है ना। तो डी को आप इग्नोर कर दो क्योंकि डी दोनों में 3 है, तो डी को मुझे नहीं मिलाना, डी को मैं नहीं भी छोड़ मिलाऊंगा तो चलेगा, ठीक है, पर फिर भी मैं मिला देता हूँ। बस उसके बाद कुछ नहीं है मेरे लिए। देन आई विल डू व्हाट, बी, नोवा, which is basically carrying these sensors। नेशनल जो आपका ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, ये हो गया 4। तो बी फोर तो एक में ही है, तो यहां से भी कैच हो जाता। फिर सी आपका सेंटिनल आ गया, मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटिनल 2A। और टेरा भी आपको पता है मोडिस से कनेक्टेड है, एक्वाइन टेरा, तो दोबारा से टेरा जो है इस पे लोडेड है जो सेंसर, तो टेरा में दोनों ही एस्टर और मोडिस। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। थोड़ा सा अगर इनको टाइम देंगे ना आप इन क्वेश्चंस को, आप बहुत अच्छा कैच करेंगे, क्योंकि आप ऑब्जर्व करिए एक पर्टिकुलर टाइप के सैटेलाइट और टर्मिनोलॉजी है जो पिछले 4 सालों से पूछी जा रही है। टीचर उन्हीं को बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि एस्टर और AVHR और मोडिस पहले आ चुके हैं, तो और VIRS भी आ चुका है, तो 4 में से 3 टर्म तो सुनी हुई है पहले की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर 113 इज बेसिकली 2। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ईच एंड एवरी वन, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे DIS रिमोट सेंसिंग के, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल फर्जीवाड़े में निकल जाएगा। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। जनरली कोशिश होती है एक आए, पर कभी कभी कोई अच्छा फैन बैठ गया GIS रिमोट सेंसिंग का तो 2 क्वेश्चन वो जरूर देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 114। ये क्वेश्चन पहली बार आया और कोई ना कोई क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का दीवाना बैठा हुआ है ऐसा, जिसने इस क्वेश्चन को पूछा, ठीक है। वरना इस क्वेश्चन का आइडियली कोई जो है लॉजिक नहीं बनता था। प्योर ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है टू बी प्रिसाइजली, कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हुई है आज तक क्लाइमेट की, ठीक है। तो ये प्योर ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है मेरे एस्पेक्ट से, तो गाइस देखिए, ठीक है। पर फिर भी वी विल डिस्कस इट बिकॉज इट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। तो टीचर का दोबारा कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि आज आपका जो है जनवरी चल रहा है, जून में जो पैनल रहा होगा उसमें से आधे टीचर तो वही होंगे। इनविटेशंस मोस्ट ऑफ द जो अप्रोक्सीमेशन होती है कि भाई इतनी जल्दी तो पैनल नहीं बदलता, खासतौर से हमारी कंट्री में, तो माइंड तो वैसा ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 114, राइट। It says which of the following are examples of empirical classification of world climate। तो इन क्लासिफिकेशन के जो ऑप्शंस हैं, जैसे पहले दिया हुआ है बर्गेरॉन एंड स्पेशियल, कोपन, ओलिविदोरे, है ना, थॉर्नवेटे एंड त्रिवार्था, ये सारे क्लासिफिकेशंस के अलग अलग टाइप है। पहले हम ना इसको समझते हैं कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक्चुअली में है क्या, क्योंकि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी का जो नेट होता है उसमें पूछने का बनता है। हमारे यहाँ जो है वो कहानी थोड़ी अलग है। हम क्लाइमेट चेंज में है, हम प्योर क्लाइमेट में नहीं है या प्योर क्लाइमेटोलॉजी में नहीं है ना। बट स्टिल understanding the climatic classification systems are ways to categorize the world's climate into distinct zone based on similar characteristics। तो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को हम कुछ जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि भाई, जैसे हम खेलते थे ना बचपन में कि मिले मिले भाई बिना मिले चोर, तो वैसे वाला सिस्टम है कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं वो एक ग्रुप बना दिया, और जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहे उसको दूसरा ग्रुप बना दिया, जिनके इन दोनों से नहीं मिल रहे उसको तीसरा ग्रुप बना दिया। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर वेज टू कैटेगराइज द वर्ल्ड्स क्लाइमेट इनटू डिस्टिंक्ट जोन बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जिनकी आपस में सिमिलरिटी है उनको हम एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। द सिस्टम जनरली फॉल इनटू 3 टाइप, इंपेरिकल, जेनेटिक एंड अप्लाइड। 3 तरह का आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक तो इंपेरिकल, अब इंपेरिकल फार्मूला आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे, आप क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो भाई सिंपलेस्ट रखेंगे ना इंपेरिकल में, ठीक है, इंपेरिकल में सिंपलेस्ट रखेंगे, ठीक है ना। और अप्लाइड में बहुत हाई फाई रखेंगे, और इसके बीच में कहीं ना कहीं जेनेटिक आएगा, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग एक बनती है इंपेरिकल की डेफिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपेरिकल क्लासिफिकेशन एंड देन मूव ऑन। सो फर्स्ट वी विल सी इंपेरिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका गाइस। These system are based on observed data। मैंने जो देखा, रेगिस्तान दिख रहा है, रेगिस्तान है, टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर रिसोर्स कम है, तो ऑब्जर्वेबल डाटा पे जो दिख रहा है वही कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं उस जगह पे गया, मैंने सर्वे किया, मैंने ऑब्जर्वेशन नोट की, एंड देन आई सेड, अब मैं दिल्ली आया, मैंने कहा 400 एयर क्वालिटी है, अशोक विहार का वजीरपुर का, हाँ जी 400 है, खत्म कहानी, ठीक है। मुझे मतलब नहीं है कि कल को आप वहां
सारी इंडस्ट्री शट डाउन करके और आप 200 दिखा दो तो 200 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लाइव मैंने जाके वहां ऑब्जर्व किया कि 400 है। ठीक है, तो दीज सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डाटा, स्पेसिफिकली क्लाइमेट एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर आएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व करेंगे, राइट, and they define climate zones by setting specific statistical threshold for these measurable variables. तो वो सिंपल उनका लॉजिक है कि भाई टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन नोट करो और यहाँ से निकलो और इसको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दो, जैसे हमारा नॉर्मल आईएमडी डेफिनेशन देता है कि 25 mm से नीचे अगर रेन होगी तो वी आर सेइंग इट टू बी डेजर्ट। ये तो एक तरीका हुआ आपका जो इंपेरिकल क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है गाइस जेनेटिक क्लासिफिकेशन। कायदे से तो सुन के लग रहा होगा भाई जेनेटिक्स में पहुंच गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टाइप ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। दीज सिस्टम अटेम्प्ट टू क्लासिफाई क्लाइमेट बेस्ड ऑन देयर कॉजेस। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहां से ये आया। जैसे जेनेटिक्स में आप देखते हो ना कि कौन किसका पेरेंट है, विल डू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, विल टेक द सैंपल। सेम वे वी विल गो एंड वी विल क्लासिफाई द क्लाइमेट बेस्ड ऑन देयर कॉजेस, कि किस वजह से ऐसा है। तो इन्फ्लुएंसेस ऑफ एयर मासेस की कहां से, सब सहारा से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है, साइबेरिया से आ रही है, अफगानिस्तान से आ रही है, कहां से आ रही है। प्रेशर सिस्टम कैसे है, कहां पे हाई प्रेशर है, कहां पे लो है, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे है। और यहाँ पे हम लगाते हैं ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स, जीसीएम, जो आपने गिलबर्ट में क्लाइमेट चेंज वाले में पढ़ा भी होगा, राइट। तो वो जेनेटिक क्लासिफिकेशन का पार्ट बन जाती है, जहां पे हम कॉज को ढूंढते हैं। ठीक है, एक होता है थर्ड टाइप का, विच वी से अप्लाइड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, राइट। तो व्हेन यू से अप्लाइड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, the system are developed for specific particular purpose such as agriculture और engineering। ये रहता है बिल्कुल हाई फाई कि एग्रीकल्चर के लिए मुझे क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई करना है, अच्छी एग्रीकल्चर, इन बिटवीन बिल्कुल एग्रीकल्चर ना हो, तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, राइट। कैसे मैं इस जगह को बना सकता हूँ सुटेबल टू एग्रीकल्चर, वो मैं देखूंगा। तो दी सिस्टम्स आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल पर्पस, कि भैया मुझे यूज क्या है, इस लैंड पे क्या करना है या इस जगह पे क्या करना है। तो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल पर्पस सच एज एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये दो पर्पस रहते हैं। अब इंपेरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया कि विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इंपेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। तो मतलब आपको सिर्फ ऑब्जर्वेबल डाटा, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, तो जैसे ऊपर जाएंगे आप तो इंपेरिकल का ही क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में, इंपेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, कि इसमें से कौन से एग्जाम्पल है उसके। ठीक है, बट जिसने पहले थोड़ा सा ना ध्यान दिया हो तो भाई उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो इसमें दिए हुए हैं ना, उसमें से इंपेरिकल कौन से हैं। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि जो हमें ऑप्शंस पे दिए हुए हैं उसमें से इंपेरिकल कौन से हैं और नॉन इंपेरिकल कौन से हैं, उसको हम देख लेंगे पहले। जो भी हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी, अब 4 से उठ के 5 पे आ गया एनटीए। 4 ऑप्शन वाले सवाल नहीं पूछता, ज्यादा समय लगवाना है आपका। तो फर्स्ट लेट्स सी इंपेरिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो मेरे करेक्ट आंसर होने चाहिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले कोपेन। कोपेन साहब जो थे उनकी क्लासिफिकेशन को इंपेरिकल में रखा गया है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंपेरिकल सिस्टम डेवलप्ड बाय व्लादिमीर कोपेन। इट यूजेस मीन मंथली एंड एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये तो भैया हर महीने का मीन टेम्परेचर क्या है, हर महीने का मीन प्रेसिपिटेशन क्या है, कितनी बारिश होती है, कितना टेम्परेचर रहता है, 10 साल का डाटा उठा दो, इस जोन को क्लासिफाई कर दो, खत्म। तो पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करते थे भाई, उनके पास हाई फाई डिवाइस तो होती नहीं थी, उनके पास कोई आईफोन या सैटेलाइट थोड़े है। ठीक है, उनके पास तो ऐसा नहीं होता था कुछ भी। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, उनके पास कोई हाई फाई डिवाइस नहीं होती थी। सो इनका तो सिंपल क्राइटेरिया है ना क्लासिफिकेशन का, कि हमें कैसे करना है। तो इनका तो सिंपल लॉजिक है भैया, टेम्परेचर नापो, प्रेशर नापो, हो गया काम। कंबाइंड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट नेटिव वेजिटेशन, ज्यादा से ज्यादा क्या देख लिया, कौन सी वेजिटेशंस हैं, कौन से प्लांट्स हैं, कौन सी बायोडाइवर्सिटी है, तो टू डिफाइन द क्लाइमेट टाइप। ये तो कोपेन साहब का सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया, कि मुझे जो दिखता है मैं तो उसको पकड़ता हूँ और उससे क्लासिफाई कर देता हूँ। तो कोपेन जो था वो एक तरह का आपका इंपेरिकल सिस्टम था, राइट।
सेकंड, दूसरे आए थॉन्ट वेट। थॉन्ट वेट जो थे आपके क्लासिफिकेशन, ठीक है, साइंटिस्ट जो थे थॉन्ट वेट, इनका भी अपना क्लासिफिकेशन था, ठीक है। ये क्या कहते थे, डेवलप्ड बाय सी वैरन थॉर्टवेट एंड दिस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स इंपेरिकल सिस्टम दैट यूजेस पोटेंशियल इवेपोरेशन। इन्होंने एक पैरामीटर और बढ़ा दिया कि भैया एक काम चेक करो, कितना लीव सरफेस से और कितना प्लांट सरफेस से जो है इवेपोरेशन होता है, उसको नोट कर लो हर जगह की वेजिटेशन से, और हम उसको देख के क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा एरिया किस क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है। तो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन इन्होंने क्राइटेरिया ले लिया, वाज अ की फैक्टर, and it categorizes climate based on the moisture availability using indices derived from the temperature and precipitation data। इन्होंने भी एट लास्ट तो क्या एक थर्ड इंडेक्स बना लिया टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन डाटा से। तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि इंपेरिकल में तो खाली ये दो ही हैं, कोपेन और थॉन्टवेट। तो करेक्ट आंसर तो मेरा यही हो गया कि कोपेन और थॉन्टवेट क्लासिफिकेशन जो है गिवन ऑप्शंस में से ऐसे क्लासिफिकेशन है जो मेरे करेक्ट आंसर में फॉल करेंगे, ठीक है। तो बाकी के क्यों नहीं कर रहे भाई, बाकी को भी देख लेते हैं। बाकी तीन ऑप्शनों को क्या छोड़ रहे हैं, क्योंकि टीचर का पता तो है नहीं, दोबारा इन्हें उठा ले, ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन सब बालक तो नहीं कर रहे होंगे, ये बात पक्की है, ठीक है, कि जो स्टफ है उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो थोड़ा सा तो इशू है ना। नॉन इंपेरिकल सिस्टम जो आइडियली मेरे करेक्ट आंसर में नहीं होने चाहिए, उसका क्या लॉजिक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है बर्गेरॉन एंड स्पेशियल, ठीक है, बर्गेरॉन एंड स्पेशियल। तो बर्गरॉन्स जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेसिकली अ जेनेटिक सिस्टम जो कॉज पे फोकस करता है, ठीक है, फोकस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, कैसी हवा कहां से आ रही है, एयर मासेस, सोर्स रीजन, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट एंड देयर मूवमेंट। तो ये तो भैया बाल की खाल निकालेंगे, किसका बच्चा है, कितने कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, मदर पे क्या गया है, फादर पे क्या गया है। तो इनका जो लॉजिक है वो कॉज को ट्रेस करेगा, क्योंकि ये जेनेटिक क्लासिफिकेशन वाले आदमी है जो बर्गोन स्पेशियल है, राइट। तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, इसको तो हटा ही लेते हैं। देन वी हैड अनदर ऑप्शन ओलिव हिदोरे, ठीक है, एक ऑप्शन आपको ओलिव हिदोरे भी मिलेगी इसमें, ठीक है, और ट्रिवार्था या ओलिव भी कहते हैं लोग, कई लोग ना इसको ट्रिवार्था और ओलिव भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ काम ये जो ट्रिवार्था थे इन्होंने इसके साथ किया। तो वाइल द ग्लेन ट्रिवार्था सिस्टम ई इज अ मॉडिफिकेशन, जो ट्रिवार्था का अपना सिस्टम था जिसने अपना अलग होके बनाया बाद में, वो अलग चीज है। Koppen and John E. Oliver's work is related. Neither Olividore nor Trivartha are the primary classical example of purely empirical system. दोनों में से कोई भी नहीं है empirical का, तो ये भी ऑप्शन से कट जाएंगे। आगे चलते हैं, सिर्फ ट्रिवार्था की बात कर लेते हैं जो एक ऑप्शन दिया है। ट्रिवार्था, द ट्रिवार्था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोपन सिस्टम designed to be more suitable for North America and better reflected geographic reality, especially by reclassifying the extensive polar zones while relies on empirical data, temperature and precipitation. It is a modification of Köppen and is not one of the two distinct classical empirical system। तो भैया इन्होंने क्या किया, कोपेन के लॉजिक उठाए लेकिन उसको मॉडिफाई किया, मॉडल किया, तो ये कहां से इंपेरिकल रह गया, ना तो ये कोपेन रहा और ना ही ये थॉर्नवेटे रहा या थॉन्टवेट रहा, इनका तो अपना अलग ही नियम कानून बन गया। तो हमें पूरा डिस्कशन करके यही समझ में आया, द टू मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंक्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल एम्पिरिकल climate classification based solely on the observed and measurable climate data, temperature, precipitation, evapotranspiration are Köppen and Thornthwaite। तो आपको नट शेल ऑफ द स्टोरी में यही समझ में आया है कि कोपन और थॉर्नथवेट का ही सिस्टम ऐसा था जिन्होंने इंपेरिकल सिस्टम को यूज किया और अपनी थ्योरीज प्रपोज की रिगार्डिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यूजिंग इंपेरिकल सिस्टम। तो मेरे को समझ में आता है कि which of the following are example of empirical classification of world climate। तो दो ही नाम मेरे पास आएंगे, एक नाम होगा कोपेन साहब का जिन्होंने प्राइमरी काम किया, दूसरा नाम होगा थॉर्नथवेट का जिन्होंने प्राइमरी काम किया। तो ये क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये सेकंड ऑप्शन में है, बी और डी में। तो मेरा काम बन गया, करेक्ट आंसर यही हो गया। ये चीजें थोड़ी सी अटपटी हैं बट लॉजिकल है, इफ यू गो विद देम एंड स्टडी देम वेल, मुझे लगता है दे विल डेफिनेटली रिवार्ड। और ये नया क्वेश्चन है गाइस, पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन कभी नहीं देखा गया। मैं इसीलिए स्पेसिफिकली बताता हूँ कि नई चीज क्या है, सो दैट आप उसको स्पेशल अटेंशन दे, क्योंकि उससे चांसेस ऑफ वेरिएशन ज्यादा होते हैं।
क्योंकि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पहले नहीं आए हैं, ना तो कभी कोपेन का सिस्टम आया है, ना थॉर्नवेट का आया है, ठीक है, ये पहले नहीं आए हैं। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए फटाफट से, किसी को कोई डाउट है 114 में? क्विकली गाइस, जल्दी से रिस्पॉन्स करिए भैया फटाफट से। टाइम को प्रायोरिटी पे रखिए, टाइम इंपॉर्टेंट है। वी स्टिल हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, चाहे 20-25 ही है, और हमें करने तो सारे ही है विथ लॉजिक। पढ़ते तो आप रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसका लॉजिकल आंसर तो चाहिए भाई, कि क्यों हम इसको मैसेज को लेके जाएं। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 114? किसी को कोई डाउट है? ऑल द पीपल हु आर देयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स गो टू 115। 115 को देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन होना चाहिए था गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेड कहूंगा इसको, और इसमें कुछ भी नहीं था। जिसको ये बात पता है कि भैया कोल जो है लोअर टू हायर ग्रेड, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जो ग्रेफाइट है दैट इज सिनोनिमस टू एंथ्रासाइट। तो ग्रेफिटाइजेशन तो मैक्सिमम होगा, वो सारे ऑप्शनों में दिख भी रहा है, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, तो बिटुमिनस और पीट इसको फॉलो करने चाहिए। तो बी, सी, ई और बी और डी में कहीं वेरिएशन, ठीक है जी, बिल्कुल, है ना। बी और सी में कहीं वेरिएशन, तो पहले हम चेन देख लेते हैं कि बनता कैसे है। जब कोल बन रहा होता है, वो चीज जब आप देख लोगे तो आप खुद ही आंसर दे दोगे उसको। ये मिक्स क्वेश्चन है, कोल प्लस मिनरल एंड रॉक का ये मिक्स क्वेश्चन है। मैंने उस समय भी बताया था जब मैं एनर्जी में ये क्वेश्चन करा रहा था कि एनर्जी और मिनरल रॉक का मिक्स क्वेश्चन है। इट सेज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोल डेवलपमेंट फ्रॉम द लोअर टू हायर ग्रेड, कि लो से हाई ग्रेड में आप कोल डेवलपमेंट को स्टेजेस में अरेंज करिए। चलिए जी करते हैं और देखते हैं। तो ये सारा इसका लेखा जोखा है गाइस। सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप होता है, तो ये कोलिफिकेशन बिगिंस विद द पीट फॉर्मेशन। सबसे पहले पीट बनता है कहीं पे भी ना, देन लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होगा उससे, देन जनरेशन कंडेंसेशन ऑफ बिटुमिन, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस बिटुमिनाइजेशन, फॉलोड बाय एक्सपेल्शन ऑफ फर्दर लॉस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, डीबिटुमिनाइजेशन, एंड फाइनली प्रोग्रेसिव एरोमेटिक कंडेंसेशन इनटू ग्रेफाइट लाइक मटेरियल लाइक ग्रेफिटाइजेशन। ग्रेफिटाइजेशन जो है लास्ट स्टेज है एक तरह से अगर देखा जाए तो, और वो करेक्ट भी है कि सबसे लास्ट स्टेज वो होती है। तो ये सारे हमने ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं कि कौन पहले आता है। सबसे पहला आता है पीटिफिकेशन, जब बनने की बारी आती है। तो लोएस्ट ग्रेड स्टेज, एक्यूमुलेट एंड पार्शियली डिके ऑफ प्लांट मटेरियल इन द वाटरलॉग एनोक्सिक सेटलिंग प्रोड्यूस पीट, ठीक है। क्योंकि तो आपको पता ही है कि भाई सबसे जो खराब क्वालिटी का पीटी होता है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर कोलिफिकेशन, पीट अर्ली लिग्नाइट विथ बरियल एंड कॉम्पैक्शन। ये एक बात ध्यान रखनी है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप आता है गाइस डिहाइड्रेशन। पीटिफिकेशन के बाद दूसरा स्टेप है डिहाइड्रेशन का, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कुछ पानी इससे निकलेगा, बरियल डेप्थ एंड टेम्परेचर इंक्रीज, मच ऑफ द वाटर and some oxygen are lost from the organic matter, dehydration, decarboxylation, and the peat compact and progressive chemical alters the convert into the lignite subbituminous type, and this stage series carbon concentrate in heating values, तो ये बढ़ाता है थोड़ा सा। उसके बाद आ जाएगा बिटुमिनाइजेशन। पीट और बिटुमिनस के बीच में डिहाइड्रेशन रहता है, ध्यान रखना। पानी निकलेगा तभी आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। Bituminization at high temperature, the organic matter generate mobile bitumen and other volatile organic product, chemically cracking and aromatization increase. And this is characteristics of formation of high rank coal such as bituminous coal and associated with the hydrocarbon generation. Last में आपका रहेगा जी debituminization with still higher temperature maturation. Previously generated bitumen are broken down, expelled, loss of volatile compounds, and soil becomes richer in fixed carbon, moving towards एंथ्रासाइटिक रैंक। इसके बाद एंथ्रासाइट बनने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको हम स्टेज क्या कह रहे हैं कि वो ग्रेफिटाइजेशन है एक तरह का, जो फाइनल परफेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि शेप दोनों की मिलती जुलती होती है। लास्ट में हम इसको बोलते हैं ग्रेफिटाइजेशन या ग्रेफाइटाइजेशन। द हाईएस्ट ग्रेड कंटिन्यूअस थर्मल मैचुरेशन सीरीज, एक्सटेंसिव एरोमेटाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑर्डरिंग ऑफ कार्बन, हेक्सावेलेंट आपकी ग्रेफाइट लाइक शीट बनती है। अनदीसील्ड हाईएस्ट फिक्स कार्बन मटेरियल एंथ्रासाइट। तो ग्रेफाइट कहो या एंथ्रासाइट करो, और ये एक्सट्रीम मेटामॉर्फिज्म का केस भी है।
ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये केस जो है एक्सट्रीम मेटामॉर्फिज्म का भी है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ बनता था, जो सीरीज आपको दिखानी थी कि भाई कौन किसके बाद आएगा, तो सबसे आखिरी में तो ये मिलना था मुझे ग्रेफिटाइजेशन, वो सब में है। उससे पहले आता है डी बिटुमिनाइजेशन, डी। तो दो ऑप्शन कट गए। दो ऑप्शन कौन से कट गए? ये कट गए और ये कट गए, ठीक है। उससे पहले आता है डी, तो ये दो ऑप्शन चले गए, है ना। उससे पहले आता है बिटुमिनाइजेशन, सी, ठीक है। तो अभी भी फाइट है। उनके बीच में डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन कम्स इन सेकेंड ऑप्शन, तो अब ऊपर वाला भी चला गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गाइज यहाँ पे 2। करेक्ट आंसर इज 2, दैट सबसे पहले पीटिफिकेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, उसके बाद बिटुमिनस बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको याद करने का एक तरीका भी है कि जब भी आपको पंजाब से अगर बाय रोड आना है तो यू हैव टू गो टू दिल्ली, और उसके बाद आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। तो पंजाब, दिल्ली, बम्बई, ये जो पीडी भी लिखा हुआ है ना, पी फॉर पंजाब, फिर आप जाएंगे दिल्ली, फिर आप जाएंगे बॉम्बे। बाकी आप कर ही लेंगे कि ग्रेफिटाइजेशन आखिरी में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है। और यही इसमें ऑर्डर ऑफ मेटामॉर्फिज्म भी है। अगर कोई आपसे पूछे ना, ये तो हो गया, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ मेटामॉर्फिज्म, तो ये भी ऑर्डर ऑफ मेटामॉर्फिज्म भी बताता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा गाइस 2। 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर 115। क्लियर है सबको? 115 जल्दी बताइए, क्लियर है? चलिए जी, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और होपफुली ये संडे तक हम इसको पैक कर देंगे। हम इसको ज्यादा नहीं चलाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं है मेरे पास। आई गेस 35 क्वेश्चन बचे हैं, उसमें से भी पैसेज के क्वेश्चन है 10, तो कायदे से 25 ही क्वेश्चन बचे हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं रह गए जैसे बहुत हाई फाई टाइप जिसको कहते हैं ना, कि बड़े अटपटे टाइप के क्वेश्चन, वो वाले अब कम रह गए। अब सिंपलिस्टिक और 4 आउट ऑफ 1 वाला सिस्टम रह गया ज्यादा। तो हम इसको एज अर्ली एज पॉसिबल वाइंड अप कर देंगे। और कल हो सकता है कि आपकी 2 क्लासेस हो, एक मैं लूं पहले और फिर मैम ले, राइट। ऐसा ही परसों भी होगा, होगी इवनिंग स्लॉट में। हम मॉर्निंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, मॉर्निंग में आप पढ़िए दबा के अपना, ठीक है। हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हैंड ओवर हो चुका है आपको। ये तो ये है कि वी हैव टू गिव द कोर कॉन्सेप्ट फॉर स्टूडेंट्स, कि हाँ क्या आपको क्या समझना है, राइट। तो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। We will see you guys in the next class. This will be available in your cloud under the discussion part. Take care. Good night. Keep working hard. We still have couple of days. तो रिवीजन को पूरा अप टू द डेट रखिए। PYQ जरूर पढ़िए, 2025 से लेके 30 तक के तो पक्का पक्का पढ़ने हैं भाई। उसके पीछे की चॉइस है, ऑप्शनल है। और पेपर 1 का सोल्यूशन भी जरूर डाइजेस्ट करना है। जून का काफी एफर्ट और मेहनत से बना है, इंक्लूडिंग सारे DI VI सब सॉल्व किए गए हैं उसमें, ठीक है। मैंने अकेले ही बनाया है, तो इस बार थोड़ा ज्यादा लोड लगा, क्योंकि मतलब पिछली बार ही मैंने बनाया था। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैंने कोशिश की है कि एक लेमैन भी अगर पढ़े तो उसको क्या चीज क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं करीबन करीबन व्हेन आई वाज इन अर्ली टाइम लाइक 2000, इफ आई रिमेम्बर 2014-15 तक मैं पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों में आई वाज देयर, बट देन आई मूव टू द कोर सब्जेक्ट। तो बट स्टिल इट इज लाइक द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स हैड बीन आस्क्ड। चलिए जी, यू आर वेलकम रश्मि, टेक केयर, गुड नाइट पीपल।